हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ये जो जो है एक जो है टॉपिक है, क्वेश्चन जो आप में आया हुआ है अगला, कि आवृत्तबीजी, ये देखिए, ये आवृत्तबीजी में नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण देखिए लिखा हुआ है आप सामने। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए जो लिखा हुआ है कि आवृत्त बीजों यानी एंजियोस्पर्म में नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, तो ये नर युग्मकोद्भिद क्या होता है यह मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद एक आवृत्त बीजी पौधे के परागकण के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। यानी परागकण के अंकुरण यानी कि जो है पॉलिन ग्रेन्स जो होता है, परागकण कैसे जन्म लेता है, कैसे परागकण अंकुरित होता है, उसका मैं बताऊंगा विभिन्न अवस्था। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है ये बताऊंगा। अंकुरित परागकण यानी परागकण जब जर्मिनेट होता है तो उसका एक स्ट्रक्चर कैसे होता है वो मैं बताऊंगा। यानी कि अब मैं आज आपको बताना है, मुझे आपको देखिए, ठीक है, जो क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं बताऊंगा कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है और परागकण की संरचना कैसी होती है। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ, अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने कल क्या पढ़ाया था। कल क्या, अभी देखिए ये क्या है, पुमुंग है, ये पूरा क्या है, पुंकेसर है, ये परागकोश है। ठीक है, परागकोश को जब काटेंगे दो पाली मिलेगी, एक पाली ये द्विपाली संरचना होती है। इसमें क्या होता है, लघु बीजाणुधानी होता है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी होता है। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए बस। लघु बीजाणुधानी होता है। लघु बीजाणुधानी में आपको पता है क्या होता है, लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु चतुष्क होते हैं और लघु बीजाणु चतुष्क के क्या बनता है, परागकण बनते हैं। ठीक है, परागकण इसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया था कि लघु बीजाणु कहाँ बनते हैं, लघु बीजाणु धानी में बनते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु धानी क्या होती है, जब परागकोश का स्फुटन होता है, परागकोश का क्या होता है, स्फुटन यानी डेhiscence, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेhiscence होता है, तो परागकण क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बाहर आकर के, ठीक है, अब देखो, अब परागकण क्या होता है, अब देखो यहाँ तक इतना समझ में आ गया था आपको, परागकण बाहर निकल आया। ठीक है, अब देखिए, अब परागकण बाहर नहीं निकला है अभी, अंदर ये लघु बीजाणुधानी में है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी में एक लघु बीजाणु चतुष्क से 4 परागण का निर्माण होता है, परागकण का। अब देखो हेडिंग डालिए, क्या डालना है, नर युग्मकोद्भिद का विकास या परागकण का विकास। ठीक है, परागकण का विकास। अब देखिए क्या है कि आपको ये चीज पता है कि ये एमएमसी है, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिका। ये किस में बदल जाती है, ये भी चीज आपको पता होगा, लघु बीजाणु चतुष्क में बदल जाता है। ठीक है, ये जल्दी, अब मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो भी नहीं जानता हो वो पिछला वाला वीडियो देख ले। ठीक है, यानी इसको बोलते हैं टेट्राड। ठीक है, बहुत प्रकार के टेट्राड होते हैं, ये आपस में अलग होते हैं, ये अलग हो गए, 4 अलग अलग हो गए। ठीक है, 4 अलग अलग हो गए। ठीक है, और प्रत्येक जो होता है, प्रत्येक लघु बीजाणु
लघु बीजाणु क्या करता है? परागकण को जन्म देता है, परागकण बनाता है। यानी प्रत्येक लघु बीजाणु किसमें परिवर्तित हो जाता है? परागकण बनाता है या परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए सभी चीज़ें किताब में लिखी हुई हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, समझाने के पश्चात आप जाकर किताब में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रत्येक लघु बीजाणु परागकण में बदल जाता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। यही लघु बीजाणु क्या करता है? यही परागकण आगे क्या बनाता है? नर युग्मक बनाता है। क्या? नर युग्मक बनाता है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। ठीक है, अब देखो क्या है कि अब हम परागकण तो बन गया, अब परागकण का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लघु बीजाणु का हेडिंग डालिए, लघु बीजाणु की संरचना। या परागकण की संरचना, परागकण की संरचना। अब देखिए, अब मेरे हिसाब से जैसे मैं बनाता चलूं उस तरीके से आप चित्र हमारे साथ बनाते रहिए। ठीक है, अब देखिए पहला जो आप लघु बीजाणु को देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो पहली जो अवस्था है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। यानी प्लाज्मा झिल्ली से क्या होती है? घिरी होती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली से ये घिरी होती है। ठीक है, दूसरा क्या है? ये दूसरा होती है इंटाइन। ठीक है, पहला क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली आपको पता ही है, हर एक कोशिका में पाई जाती है। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ये इंटाइन होता है। इंटाइन यानी आंतरिक झिल्ली। ठीक है, इंटाइन क्या होती है? INTINE, इंटाइन। आंतरिक पतली झिल्ली, पतली होती है। ठीक है, पतली झिल्ली, आंतरिक पतली झिल्ली होती है। अब देखिए इसके ऊपर जो होता है वो एक्साइन होता है। क्या होता है? एक्साइन होता है। और एक्साइन क्या होता है? देखिए कैसे होता है, मेरे साथ बना के लेके चलिए, बनाइएगा। देखिए थोड़ी खुरदुरी होती है। देखिए एंटाइन खुरदुरी है कि नहीं खुरदुरी है, और कहीं कहीं ये क्या होती है? कहीं कहीं ये खाली रहती है। मेरे साथ बनाते चलिएगा तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, देखिए खुरदरी होती कि नहीं खुरदरी होती है। ठीक है, ये ऊपर का पार्ट क्या होता है? ये इसको बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइन। यानी ये क्या होती है? मोटी होती है और बाह्य झिल्ली होती है। ठीक है, इतना चीज समझ में आया कि लघु बीजाणु की संरचना में यानी परागकण 3 झिल्ली से मिलकर बना होता है। पहला प्लाज्मा झिल्ली यानी 3 झिल्ली से घिरा होता है। पहला प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, दूसरा इंटाइन या आंतरिक झिल्ली, ये पतली झिल्ली होती है। जबकि एक्साइन यानी बाहर वाली झिल्ली, बाह्य झिल्ली, जो कि क्या होती है? मोटी होती है। ठीक है, अब देखिए एक चीज आप देख लीजिए, भित्ति। अब देखिए हेडिंग डाल लीजिए नीचे थोड़ा सा, प्लाज्मा भित्ति, परागकण की भित्ति।
परागकण की भित्ति कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, ये ग्राफ ही है, समझ लीजिए मैं बना रहा हूँ। एक प्लाज्मा झिल्ली, आपको पता ही है। ठीक है, सबसे आंतरिक झिल्ली होती है, आंतरिक होती है। इसके बाद होती है इंटाइन, इंटाइन होती है। ये क्या होती है? पतली होती है, पतली होती है। और किससे बनी होती है? ये बनी थी सेल्यूलोज से, सेल्यूलोज और पेक्टिन। सेल्यूलोज और किससे बनी होती है? पेक्टिन मटेरियल से बनी होती है। ठीक है, सेल्यूलोज और पेक्टिन। ठीक है, सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। तीसरा क्या है? एक्साइन, एक्साइन। ठीक है, एक्साइन। ठीक है, ये मोटी होती झिल्ली होती है। ठीक है, और क्या होती है? बाह्य झिल्ली होती है। ये मध्य झिल्ली होती है। झिल्ली होती है। ठीक है, अब देखिए ये किसकी बनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ठीक है, स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्पोरोपोलिनिन क्या होता है। स्पोरोपोलिनिन क्या होता है? ये लिविंग क्रिएचर में, यानी कि जैविक दुनिया में सबसे प्रतिरोधी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है। यानी जैविक दुनिया में, सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है ये। ठीक है, ये क्या होता है? जैविक दुनिया का सबसे प्रतिरोधी पदार्थ होता है। ठीक है, यहाँ पे स्पोरोपोलिनिन इसमें होता है। ठीक है, इसमें स्पोरोपोलिनिन भरा होता है। ठीक है, ये इसमें स्पोरोपोलिनिन होता है। ठीक है, भरा होता है। और जब आपको पता है कि ये जैविक दुनिया का सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है, ना इसे अम्ल एसिड कोई गला सकता है, ना इसे कोई हवा या फिर कोई जीव इसे सड़ा सकता है, इसलिए ये परागकण हजारों साल तक जिंदा रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके एक्साइन यानी बाह्य झिल्ली में स्पोरोपोलिनिन का जमाव होता है। इसीलिए जब कोई जानवर कोई फूल खाता है, ठीक है, जब कोई जानवर फूल खाता है तो परागकण उसके एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता है कि एसिड का सिक्रीशन होता है, बेस का सिक्रीन होता है। फिर भी स्पोरोपोलिनिन के कारण इसके ऊपर स्पोरोपोलिनिन का जमाव होता है। स्पोरोपोलिनिन के कारण ये परागकण, इसके अंदर जो परागकण का जो तत्व है, जो पदार्थ है, उसे कभी क्षति नहीं पहुंचती है। समझ में आया? इसीलिए कोई भी जानवर खाता है तो वो सीधा सीधा अपने मल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और परागकण को कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसके कारण? जो एंजाइम में ये स्पोरोपोलिनिन जो प्रेजेंट है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया? अब इतना चीज़ अगर समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूँ। और एंटाइन और एंजाइम किससे बना होता है? स्पोरोपोलिनिन कौन बनाता है? तो बनाता कौन है? टैपेटम बनाता है। तो इसका निर्माण कहाँ से होता है? एंटाइन का निर्माण टैपेटम करता है। टैपेटम निर्माण टैपेटम करता है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आया? अब देखिए एक और देख लीजिए इसके अंदर संरचना।
इसके अंदर एक संरचना होती है, क्या होती है? न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक होता है। ठीक है, क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक को हम ऊपर बना देते हैं। ठीक है, देखिए लाइन में होना चाहिए हर चीज़। ठीक है, पटरी से, स्केल से खींचिए आप। केंद्रक कैसा होता है? एन होता है, यानी कि सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी एक सेट गुणसूत्र पाया जाता है। 2 सेट नहीं होता, 2 सेट होता तो 2n होता। सिर्फ इसमें एक सेट गुणसूत्र पाया जाता है। समझ में आया? ये चीज़ आपको समझ में आई? और क्या भरा हुआ है यहाँ पे? ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। ठीक है, क्या है? साइटोप्लाज्म। अब अगर आएगा और यहाँ पे क्या लिखना है आपको पता ही होगा, चित्र। क्या है? परागकण की संरचना। परागकण की संरचना। ठीक है, अब अगर आएगा क्वेश्चन में कि परागकण का नामांकित चित्र बनाइए या परागकण के बारे में लिखिए, तो आप लिख ले जाएंगे। इसमें परागकण 3 भित्ति से घिरा होता है, जिसे प्लाज्मा झिल्ली, इंटाइन और एक्जाइन कहते हैं। इसमें एक केंद्रक होता है जो कि क्या होता है? अगुणित तो होता है। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली होती है जो सबसे आंतरिक झिल्ली होती है। एंटाइन जो होता है वो सबसे पतली झिल्ली होती है और ये मध्य झिल्ली होती है। सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। इसका निर्माण टैपेटम करता है। एक्जाइन सबसे बाहरी झिल्ली होती है, मोटी झिल्ली होती है। इसमें स्पोरोपोलिन नामक एक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है जो एसिड और बेस से परागकण को बचाए रखता है। इतना चीज़ समझ में आया? जो मैं बोला हूँ उसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना चीज़ आपको पता चल गया, परागकण की संरचना आपको पता चल गई। अब परागकण का अंकुरण पूछा गया है क्वेश्चन में कि नहीं? विद्या में देखें, हमने देखा कि जो है उसमें पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है? परागकण का अंकुरण। हेडिंग डालो। हेडिंग क्या है? परागकण का अंकुरण। ठीक है, परागकण का अंकुरण। अब देखिए एक चीज और इसमें देख लीजिए, एक चीज इसमें और देख लीजिए। देखिए जहां पे ये जो स्पेस है ना, जहां पे एक्जाइन क्या होती है, एक दूसरे से अलग करती है। एक्जाइन जहां पे नहीं है, ये देखिए जो रेड वाला पोर्शन है, ये जहां पे एक्जाइन नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म पोर बोलते हैं। ठीक है, जर्म छिद्र बोलते हैं। ठीक है, इसका हिंदी भी देख लीजिएगा थोड़ा सा का। ठीक है, जर्म छिद्र बोलते हैं। इसी से अंदर से जो एंटाइन होता है वो बाहर निकलता है। किसके माध्यम से? पॉलन ट्यूब, पराग नलिका। पराग नलिका का एंटाइन निर्माण करती है और वहीं से बाहर निकलती है। तो यानी अब एक चीज़ आपको समझ में आ गया, परागकण में क्या क्या होता है। अब देखो परागकण में क्या क्या होता है। एक, जब लघु बीजाणु, लघु बीजाणु आपको पता है, लघु बीजाणु से क्या बनता है? परागकण बनता है। ठीक है, परागकण बनता है। इसे क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो लघु बीजाणु में क्या होता है? लघु बीजाणु, अब देखो कैसे बनता है लघु बीजाणु। ठीक है, प्लस क्या? एक्जाइन प्लस एंटाइन मिलकर के क्या बनाती है? परागकण बनाती है। इतना चीज समझ में आया कि लघु बीजाणु के ऊपर जब एक्जाइन और एंटाइन का झिल्ली चढ़ जाती है उसके ऊपर, तब वो किस में बदल जाता है? परागकण में बदल जाता है। देखो अलग हुए लघु बीजाणु चतुष्क, अलग हो गए। अब माइक्रोस्कोप में कोई झिल्ली पाई जाती है? नहीं पाई जाती है। सिर्फ क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, और जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्जाइन और एंटाइन जब ऊपर भित्ति बन जाती है तो इसको हम क्या बोलने लगते हैं? परागकण बोलने लगते हैं।
इतना चीज समझ में आया। अब देखो परागकण का अंकुरण। अब पूछे कि लघु बीजाणु और परागकण में क्या अंतर है, तो लघु बीजाणु क्या होता है, लघु बीजाणु चतुष से बना होता है, लघु बीजाणु चतुष से लघु बीजाणु अलग होता है, जबकि परागकण लघु बीजाणु से ही बनता है। और लघु बीजाणु क्या करता है, लघु बीजाणु पर जब एक्जाइन और एंटाइन की परत चढ़ जाती है तब उसे हम क्या बोल देते हैं, परागकण बोल देते हैं। इतना चीज समझ में आया। अब चलिए परागकण का अंकुरण देखिए कैसे होता है। अब देखिए, अब ये परागकण जो है, ठीक है, अब चित्र बनाइए, चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया कि चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब ये परागकण मान लीजिए है, परागकण अगुणित है या द्विगुणित, अगुणित है, इसलिए n होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, परागकण में सिर्फ एक होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, समझ में आया। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, इसके बाद होता है किसका, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है, अब देखिए विभाजन तो होता है, लेकिन विभाजन क्या होता है, विभाजन होता है असमान। असमान विभाजन कैसे होता है, देखो देखो आराम से देखना, ये यानी कि एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका में विभाजित हो गई। असमान विभाजन हुआ कि नहीं हुआ, एक में ज़्यादा साइटोप्लाज्म चला गया, दूसरे में कम साइटोकोशिका द्रव्य आया। तो अब देखो कैसे होता है, जो बड़ी कोशिका है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूब सेल, ट्यूब सेल बोलते हैं, ठीक है। और छोटी को क्या बोलते हैं, जर्म सेल, जर्म सेल। ट्यूब सेल को हम वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं, वेजिटेटिव बोलते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको बोलते हैं नलिका सेल, नलिका कोशिका, ठीक है। या बोलते हैं कायिक कोशिका, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, जर्म सेल या जनन कोशिका, जनन कोशिका, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अच्छे से इसको और कर दो कलर, ये ठीक है। इतना चीज समझ में आया कि क्या है, परागकण जो है ये क्या है, परागकण ही तो है, ये परागकण ही तो है। ओह सॉरी, परागकण ही तो है। परागकण में एक समसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है, एक समसूत्री विभाजन हुआ, पहले केंद्रक का विभाजन हुआ, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, लेकिन क्या हुआ, विभाजन असमान हुआ। और जब विभाजन असमान होगा तो एक छोटी और एक बड़ी कोशिका का निर्माण होगा। छोटी कोशिका को जनन कोशिका कहते हैं और बड़ी कोशिका को क्या बोलते हैं, नलिका कोशिका या कायिक कोशिका कहते हैं। समझ में आया, इतना चीज समझ में आया। अब देखो ये है दो
कोशिकीय अवस्था। ठीक, किसका? परागकण का। परागकण का 2 कोशिकीय अवस्था होती है। ठीक है, अब देखिए हम एक एक कोशिका को परागकण, अब इसको हम परागकण नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नर युग्मकोद्भिद, क्योंकि ये नर युग्मक को क्या करेगा? जन्म देगा। नर युग्मकोद्भिद। ठीक, नर युग्मकोद्भिद हो गया। ओ सॉरी, नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, अब क्या है? 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, पता है आपको, एक ट्यूब सेल और एक जर्म सेल। अब एक सबका काम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, क्या होती है ये? बड़ी होती है, आपको पता है ना ये चीज, क्या है ये? बड़ी है कि नहीं है? बड़ी होती है। और क्या है? लिख लीजिए, कोशिका द्रव्य अधिक होता है। कोशिका द्रव्य अधिक होता है। क्या हो रहा है ये? कोशिका द्रव्य अधिक होता है। ठीक है, और क्या होता है? इसके बाद क्या होता है? पोषण से युक्त होता है। क्या होता है? पोषण से क्या होता है? युक्त होता है। क्या होता है? बड़ी होती है, कोशिका द्रव्य अधिक होता है, पोषण से युक्त होता है। ठीक है, और क्या होता है? ये क्या करती है? लिख लीजिए इसी में कि ये क्या करती है? नर युग्मक के निर्माण में सहायता करती है। ठीक है, क्या होता है? नर युग्मक के निर्माण में सहायता होता है, क्योंकि ये नहीं ये मत लिखिएगा, लिखिए कि नर युग्मक के निर्माण में इसकी कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, ये नर युग्मक नहीं बनाता है। नर युग्मक क्या होता है? नहीं बनाता है ये। ठीक है, ये नर युग्मक नहीं बनाता है, यानी ये क्या है? नॉन रिप्रोडक्टिव थिंग्स है। ठीक है, ये क्या है? यानी गैर जनन क्या है? अंग है, ये जनन अंग नहीं है। ट्यूब सेल क्या होता है? ये क्या करता है? ट्यूब नलिका का निर्माण करता है। क्या ये क्या करता है? नलिका का निर्माण करता है। ये पराग नलिका का निर्माण करता है। दोस्तों क्या करता है? पराग नलिका का निर्माण करता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए पूरा वीडियो बना के रखा था, लेकिन बीच में ही जो है मेरे टैबलेट मेरा जो है स्विच ऑफ हो गया, और मैं क्या है कि स्क्रीन ऑफ हो गई और मैं वीडियो बनाता रहा। तो क्या हुआ कि आवाज़ आई नहीं, तो मैं पूरा पढ़ा डाला और आवाज़ चली गई। इसलिए मैं आपको पहले से जो मैं अपने नोट्स बनाया हूँ जो आपको पढ़ा करके, उसी से मैं पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है? पहले पराग नलिका का हम अलग कलर बदल देते हैं, आप केवल मेरे पेंसिल को फॉलो करिएगा बस। पराग नलिका का निर्माण होता है। जर्म सेल क्या करता है? आकार में छोटी होती है। ठीक है, आकार में छोटी होती है, स्पिंडल के आकार की होती है। जर्म सेल क्या करती है? जर्म सेल क्या होती है? आकार में छोटी और स्पिंडल के आकार की होती है। स्पिंडल का मतलब होता है कि ये आप समझ रहे हैं, ये चीज़ बीच में क्या होता है? मोटा होता है, और जैसे ही किनारे की ओर जाते हैं ये पतला होता रहता है।
उसे हम क्या बोलते हैं, नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक के होता है। ठीक है, क्या होता है, जर्म सेल होता है। जर्म सेल आगे चल करके क्या बनाती है, नर युग्मक बनाती है। ठीक है, जर्म सेल चल करके आगे नर युग्मक बनाती है। अब देखिए क्या होता है कि जो ये पोर्शन होता है, क्या ये ट्यूब सेल है। ठीक, आपको तो समझ में आ रहा होगा, ये ट्यूब सेल है और ये क्या है, ये जर्म सेल यानी जनन कोशिका है। जनन कोशिका पे क्या होता है, कैलोस का जमाव होता है। देखिए कैलोस का क्या होता है, जमाव होता है। और आगे चल करके क्या होता है कि जो एक कैलोस का जो परत होती है, ये जो कैलोस की परत होती है, ये क्या होता है, ये जो है ट्यूब सेल, जो ट्यूब कोशिका है उसकी दीवार से अलग हो जाती है। ठीक है, और जब ये अलग हो जाती है तो ये क्या होती है, नलिका कोशिका में जो जनन कोशिका क्या करती है, तैरती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तैरती हुई। ठीक है, क्या होती है, नलिका कोशिका जनन कोशिका में क्या होता है, तैरती हुई दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो अब ये एग्जाम आता है, एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो कोई एग्जामिनर पूछ ले कि आपसे परागकण को नर युग्मकोद्भिद क्यों कहते हैं, बताइए। तो परागकण को नर युग्मकोद्भिद इसलिए कहते हैं क्योंकि परागकण क्या करता है, नर युग्मक का निर्माण करता है, इसलिए हम परागकण को नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। लिख लीजिए कि परागकण को नर युग्मकोद्भिद इसलिए कहते हैं क्योंकि परागकण नर युग्मक का निर्माण करता है। समझ में आ गया। अब देखिए परागकण का अंकुरण देख लीजिए। पहले परागकणों का अंकुरण में देखिए, पहले में क्या था, परागकण के अंकुरण में देखिए, आपको हम बताए दे रहे हैं, लघु बीजाणु की संरचना हो गया। ठीक है, इसके बाद परागकण का अंकुरण, ये देखिए परागकण का अंकुरण कब होता है, परागकोश में। ठीक है, ये जितनी भी घटनाएं हमने आपको बताया, ये चीज़ें, ये सभी क्या हो रही हैं, परागकोश में संपन्न हो रही हैं। ठीक है, परागकोश में संपन्न हो रही हैं। अब क्या हुआ कि परागकोश से परागकण क्या हुआ, ये परागकण है, और परागकोश से परागकण आकर के क्या हो गया, वर्तिका पे गिर गया। ठीक है, वर्तिका पे गिरने के पश्चात परागकण का यहाँ भी अंकुरण शुरू होता है। तो इसमें क्या होता है, पहले पराग नलिका का बनना। ठीक है, ये मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, ये मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि जितना मैं पढ़ाया हूँ वो फिर से मुझे आपको रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, इतना चीज़ें, और मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ कि आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैं पूरा वीडियो बना नहीं पाया क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। मैं पढ़ाया तो आपको पूरा, ये देखिए पूरा मैंने पढ़ाया है, यहाँ पे जा कर के मैंने द एंड कर दिया है, लेकिन क्या हुआ कि मुझसे जो है जो स्पीकर जो था वो ऑफ हो गया था मेरा। ठीक है, तो मैं इस पर मैं परागण का अंकुरण मैं कल पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और शेयर भी करिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं उनको भी आप ये जो है वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी जो है आगे भविष्य के लिए 12th की तैयारी उनके लिए आसान हो जाए, क्योंकि वो एक एक वीडियो वो देखते नहीं। क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता हूँ कि कोई भी बच्चा जो नया है बायोलॉजी में, उसको भी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आप कृपया 11th वालों को भी, अपने छोटे 10th वालों को, 11th वालों को भी ये चीज़ें, ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।